दुनिया भर के बाजारों में है जबरदस्त एक्शन और ढेर सारी खबरों का माहौल, और ऐसे में भारी उतार चढ़ाव के बीच रहे अब तक के 2 ट्रेडिंग सेशन आज फिर से मजबूत शुरुआत के हैं आसार। लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद क्या, यह है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। तैयार है आपके लिए शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है सर, पर इस साल का आखिरी महीना शुरू हो रहा है। काफी जल्दी चला गया ना सर, ये हाँ, पता ही नहीं चला कहाँ टाइम गया। पहली तारीख, हाँ पहली तारीख, बिल्कुल। और मतलब वाकई में इस बार लगता है कि दीप साल बड़ा तेजी से ट्रैक करना ही मुश्किल। अभी तो बजट आया था और साल भी खत्म होने के लिए आ गए। बिल्कुल, और आखिरी महीने में जा रहे हैं तब मतलब ढेर सारा एक्शन है सर। बहुत सारी बातों पर आपकी राय भी लेनी है। अब बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर? आज के ट्रिगर्स के साथ करते हैं शुरुआत। अमेरिका में कमजोरी रही। उम्मीद थी कि अमेरिका में कमजोर सेशन होगा, लेकिन इतना होगा ये पता नहीं था, और जिन कारणों से होगा वो भी पता नहीं था। तो फेड चेयरमैन के बयानों के बाद अमेरिका में और साथ ही थोड़ा बहुत कोरोना वेरिएंट के डर से तेज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हमारे देश की जीडीपी के आंकड़े जो आए वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कोविड के पहले के जो लेवल्स थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। जनवरी सीरीज से 7 और नए खिलाड़ी वायदा कारोबार में शामिल होने की तैयारी में है, उन पर आपको नजर रखनी है। और आज से प्राइमरी मार्केट में एक्शन और बढ़ने वाला है। टेगा इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ खुलेगा, इस पर लेंगे हम राय। बिल्कुल सर, आपकी राय भी लेनी है आईपीओ पर, और बाकी भी काफ़ी सारा एक्शन है। एक बार जरा ग्लोबल बातों को टच कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे बाजार के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी राय लेनी है। कैसे देखें सर, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए? चेयरमैन पावेल साहब के कमेंट, सबको लगा कि शायद थोड़ा टेपरिंग पर धीरे से जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कि ये नए वेरिएंट से क्या चिंता है। वो तो कह रही है हम तो जल्दी टेपरिंग खत्म कर देंगे। सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग और थोड़ा शॉकिंग भी जी। लेकिन मुझे डर नहीं है। डर नहीं है? हाँ। क्यों सर? उन्होंने क्या कहा है, इन्फ्लेशन का खतरा है। यस। और इन्फ्लेशन के खतरे की वजह से हमें टेपरिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ सकती है, सिस्टम में पैसे की कमी करनी पड़ सकती है, राइट। और उसके साथ साथ ग्रोथ को लेकर वो कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, मांग अच्छी है, अर्थव्यवस्था में लोग खर्चा कर रहे हैं, इसलिए अब महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। और महंगाई बढ़ने के लिए रोकने के लिए हमें जो करना है वो ये कि हम सिस्टम में से पैसा थोड़ा निकालें, ब्याज दरें थोड़े मजबूत करने की कोशिश करें। अच्छी बात है। जरा मुझे भाव बताइए, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले कच्चा तेल कहाँ था? $88। आज कहाँ है? 70। ठीक है। और यही हाल आप सारे मेटल्स का देख लीजिए। सो उनकी जो इन्फ्लेशन की चिंता है वो चिंता शायद 2 हफ्ते बाद ना दिखे। हाँ, हो सकता है ना? हो सकता तो अपने आप इकोनॉमी में काफी कुछ कमोडिटीज जो करेक्ट हुई है उसका असर आना बाकी है। बिल्कुल सर, राइट। हाँ। और वो असर अगर आपको दिख गया तो फिर वो 2 हफ्ते बाद ये भी तो कह सकते हैं, 4 हफ्ते बाद ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, अब मुझे जरूरत नहीं है सब करने की। सही बात है ना? सो और दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर देखना चाहे तो एक और चीज पॉजिटिव देखिए कि भाई इकोनॉमिक को लेकर वो मजबूती दिखा रहे हैं ना। हाँ। भाई सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था आपका एक पेशेंट है जी। पावेल साहब डॉक्टर है, ठीक है। हाँ। पेशेंट आपका सर्जरी के बाद आईसीयू में, आईसीयू के बाद वार्ड में, और वार्ड के बाद घर जाता है जी। तो आप क्या जाता है, आईसीयू में ही रहे? नहीं, ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हाँ। अब मतलब हम आईसीयू से बाहर निकल के वार्ड में आ गए, अब छुट्टी देने का टाइम आ गया भाई। बोले अब आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर जा सकते हो। आपको डॉक्टर की, हमारी सहारे की, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, राइट। बिल्कुल वही हो रहा है। सो अगर अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और उस मजबूती में अगर अपने दम पर चल सकती है, फेड के पैसे की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी फेड ने भरपूर पैसा दिया, जब जरूरत नहीं है वापस ले रहा है, तो ठीक है, इसमें क्या डरने की बात है? तो मुझे उससे डर नहीं है, मुझे डर दूसरी चीज से। अच्छा, वो क्या है? जिसकी जिसकी वजह से कल गिरे नहीं। हाँ। वो है ओमिक्रॉन जो आप कहते हैं। ओमिक्रॉन ही लगता है, ठीक है। ओमिक्रॉन ठीक है। हाँ, तो ओमिक्रॉन का डर मुझे ज्यादा है। अच्छा। डर इसलिए आज से नहीं कि ओमिक्रॉन बहुत फैल जाएगा या ओमिक्रॉन की वजह से डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक जो संकेत आ रहे हैं उससे ओमिक्रॉन से संक्रमण के चांसेस ज्यादा है, जल्दी फैलता है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा, वो डर नहीं। तो मुझे उस चीज से डर नहीं। डर इस बात से है कि जो हमने पुराना सीखा हुआ है ना वो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, और देश, दुनिया भर की सरकारें और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यही काम करते हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या सीखा, जो वेरिएंट्स आए, जब कोरोना आया, बंद कर दो भाई, सख्ती बढ़ा दो, बंद कर दो जी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि होड़ मची है लोगों में कि पहले कौन बंद करे। है ना? मैं दिखाऊंगा, मैं पहले मतलब देखो, पॉलिटिशियन है, कोई भी देश हो, सब एक जैसे होते हैं। उनको ये करने से ज्यादा दिखाना होता है कि देखो हम आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल।
हाइंडसाइट में हम कह सकते हैं वो सही है या गलत है, लेकिन उनकी चिंता उनकी जगह जायज भी हो सकती है और साथ ही उनकी चिंता एक्सेसिव भी हो सकती है। सही बात है। सो अगर रेस्ट्रिक्शंस दुनिया भर में बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वापस ट्रैक पर आ रही थी जी, उस पर ब्रेक लग सकता है। वो चिंता है। वो चिंता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस चिंता के साथ एक अच्छी चीज फिर ये हो सकती है, हालांकि मैं उस पर इसलिए इतना पॉजिटिव नहीं क्योंकि जो बाइडेन साहब ने कहा कि वो कोई किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं देख रहे हैं। जी। तो अगर अमेरिका में इकोनॉमी की रफ्तार बनी रहेगी तो वैसे भी अच्छा है, और अगर दुनिया भर में और अमेरिका में ओमिक्रॉन के डर से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो चेयरमैन साहब फिर से सोचेंगे मुझे टेपरिंग कम करनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए। सो इन ओवरऑल कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा सब डर नहीं है तो फिर बाजार गिरा क्यों 700 पॉइंट? वो भी देखना है। हाँ। जब आपका बैलेंस डगमगा रहा हो ना तो जोर से हवा चले तो भी गिरने के तो भी डर गिरने के डर होते है। हैं। ये वैसे ही हाल है ना। तो अब बेसिकली मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, हेल्दी करेक्शन चाहिए। सबको पता है ये सारे नेगेटिव्स हैं, इन नेगेटिव्स के बावजूद गिर क्यों नहीं रहा। फर्क इतना है कि हम पहले गिर गए, अमेरिका बाद में गिरा। सो करेक्शन के लिए एक थोड़ी बहुत किसी न किसी ट्रिगर की जरूरत होती है, और हमेशा एक बात ध्यान में रखने की है, ट्रिगर है ना आउट ऑफ द सिलेबस आता है। बिल्कुल। जो इन द सिलेबस है वो ट्रिगर नहीं है। तो 2 दिन पहले जब गिरे अमेरिका के बाजार 900 पॉइंट, आउट ऑफ द सिलेबस ओमिक्रॉन। यस सर। कल गिरे तो आउट ऑफ द सिलेबस फेड का बयान। बिल्कुल। हमें कल किसी को नहीं पता था फेड ऐसा बोलेगा, किसी को नहीं पता किसी था। को नहीं पता। तो इसलिए आउट ऑफ सिलेबस पे गिरेगा, लेकिन बहुत डरने चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन जाने आज रात को वापस अमेरिका ठीक हो जाए, हो सकता है सर। बिल्कुल। कोई बड़ी बात। इसलिए ठीक है, हमें अपनी सावधानी रखनी, अपने जो कहना चाहिए कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस आपकी जो है उसको ख्याल में रखते हुए करना है। ग्लोबल मार्केट से बहुत डरने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत, सतर्क रहने की जरूरत है, हल्का रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसा दुम दबाकर मैदान छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्लियर है। और सर आपने ग्रोथ की बात करी, हमारे जीडीपी के आंकड़े दमदार सर। 8.1 की एक्सपेक्टेशन थी, 8.4% आए हैं, और तेल गिर रहा है तो हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छे ही आसार हैं। एब्सोल्युटली। तो और मैं ये कहूँगा इस मामले में हमारे गवर्नर साहब शक्तिकांत दास साहब सही निकले। इस बार भी उन्होंने कहा कि जब पॉलिसी आई थी उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई खास डर नहीं है इन्फ्लेशन बढ़ने का। बिल्कुल। तो वो फॉरवर्ड लुकिंग है। वो फॉरवर्ड लुकिंग। बड़े लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर मिले हैं जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देते हैं। जी बिल्कुल। नहीं तो बड़ा वो बुकिश स्टाइल से चलने वाले गवर्नर्स होते हैं भाई, अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स रहे होते हैं, सावधानी से चलने की आदत पड़ी होती है। तो उन्होंने बहुत सही कहा, और उन्होंने इसको आते हुए देखा, इसका मतलब कि किस तरह से कमोडिटीज के दाम, क्रूड के दाम घट रहे हैं जो आपका महंगाई और बढ़ाएंगे नहीं। बिल्कुल। कम से कम इसे आज दीप ये कंफर्ट तो है ना कि बढ़ेगी नहीं, घटेगी कितनी घटेगी वो बात की बात है। पर और नहीं बढ़ेगी, है ना। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम ठीक है। एक बाजार में करेक्शन किसी भी वजह से कभी भी हो सकता है, लेकिन और जो आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ के वो मजबूत है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि बस ये नया वेरिएंट की वजह से है ना कोई बंद ना हो, जो चल रहा है वो चलने दें, बिल्कुल सावधानी के साथ रहें। तो आपके हमारे पास में जो सिस्टम है जिसमें हम थोड़े से लापरवाह हो गए थे, ऑनेस्टली हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, आप भी हुए, थोड़ी थकान भी आ रही है। 2 साल से क्या थोड़ा कंफर्ट जोन में चले, अब ठीक है ना, 2 साल हो गए सर, अब 2 साल हो गए, कब तक लगाएंगे मास्क, लेकिन ठीक है वापस समय आए लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। और बाय द वे मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, हमने परसों से हमारे ऑफिस में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग के पुराने नियम लागू कर दिए। मास्क नहीं लगाने पे 500 रुपए का फाइन, सिर्फ शो करते वक्त हमारे को छूट है लेकिन न्यूज रूम में हमने मास्क नहीं लगाने पे 500 रुपए का फाइन कर दिया है, बिल्कुल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। तो हम सब आप अपने अपने लेवल पर थोड़ी सी वो रखिए, सावधानी रखिए, बाकी कुछ नहीं, चिंता नहीं। आई थिंक आज स्वास्थ्य मंत्री भी 2 बजे बात करने वाले हैं लोकसभा में, तो वहां पर भी नजर आएगी। पर सर एक बात है बाजार की, और अब ओमिक्रॉन की वजह से हम ऑलरेडी थोड़ा और ज्यादा गिरे हैं, बट ये जो नवंबर का महीना रहा है भारतीय बाजारों के लिए, अगर आप परसेंटेज की गिरावट देखें या फिर एफआईज की सेलिंग देखें, तो जो मार्च 2020 का महीना था उसके बाद से सबसे खराब महीना रहा है सर। ये थोड़ा इस पर भी अपनी राय दें, क्योंकि ओमिक्रॉन तो अभी आया है, इससे पहले भी बिकवाली चल रही है। नवंबर के महीने की एक लर्निंग और लेसन है जी। ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि अप्रैल मई जून जो हमने देखा, हमने पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स की और भारत के पैसे की ताकत देखी। एब्सोल्युटली सर, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा ऑनेस्टली मैंने एफआईज की सेलिंग को नज़रअंदाज किया था कुछ एक्सटेंट तक जी। अब मैं कहने के लिए कह सकता हूँ कि अगर मार्च के महीने के बाद की हाईएस्ट सेलिंग आए और मार्च के महीने में अगर 12,000 वाला निफ्टी 7,500 हो जाए और यहाँ पर 18,600 वाला निफ्टी 17,800 ही हुआ, तो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा, लेकिन
वो अपनी जगह एक लॉजिक हो सकता है, मेरा जो स्टैंड था उसको बोलने के लिए, बट अल्टीमेटली एफआईज की इतनी बिकवाली होगी ये हमने सोची नहीं थी, बिल्कुल सर, ऑनेस्टली नहीं सोची थी। तो ये बिकवाली जरूरत से ज्यादा हुई। अब इसमें नेगेटिव साइड पे ये देख सकते हैं कि अगर एफआईज का मूड मार्च जैसा है तो फिर तो मामला मुश्किल है भाई, मुश्किल है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं इसे पॉजिटिव साइड पर देखता हूँ। जी, क्या मार्च के बाद एफआईज वापस नहीं आए? आए हैं, ठीक है, आए मार्च में एफआईज की बिकवाली से जितना गिरा था उतना गिरा है नहीं, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं तो बेहतर है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ना इस मार्केट की क्या है, जब आप 1500 पॉइंट, 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट निफ्टी पर गिरते हैं, जी, 7.5 से आप 18,500 हुए, कितने 11,000 पॉइंट गिरे। यस सर, 11,000 पॉइंट बढ़कर अगर आप 1800 पॉइंट गिरते हैं, प्रॉब्लम ये कि जो आपने 11,000 पॉइंट में कमाया नहीं वो 1800 पॉइंट में निकल जाता है सर। और उसके ऊपर से घर का और लेके जाता है। हाँ, करेक्ट सर, तो समस्या वहां है, जी। समस्या मार्केट के फॉल में नहीं है कि मार्केट कितना गिरा है। मार्केट का ऐसा देखेंगे 11,000 बढ़ के 2,000 गिरना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पहाड़ टूट गया। सही बात है, लेकिन पॉइंट है कि आपकी बैलेंस शीट खराब हो गई, जी, इनफैक्ट नेगेटिव चली गई। जी, सो यही चीजें हैं जो इस मार्केट में सीखने वाली होती है और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काम आती है जब आप इन्वेस्टर हैं तो, और शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस काम आते हैं। और स्टॉप लॉसेस एक नहीं कई बार ट्रिगर हुए हैं 18,600 के हाइस के बाद में। आपको कहीं न कहीं अगर आप शॉर्ट में जिस तरह से खड़े रहते हैं उसी तरह से लॉन्ग में भी खड़े रहेंगे तो वो एक रिस्क ट्रेडर्स के तौर पर है। लेकिन बात वही है कि अल्टीमेटली अगर आपके खड़े रहने की ताकत है और अच्छे स्टॉक्स या इंडेक्स है तो आपका अगर 18,612 का भी निफ्टी लिया हुआ है तो एक दिन बिकेगा, एक दिन बिकेगा। आपकी ताकत है क्या खड़े रहने सही की? बात है, सही बात है सर, 7,500 की निफ्टी आपने बेची तो वो कटेगी नहीं कटेगी पता नहीं प्रॉफिट में, लेकिन 18,500 का निफ्टी जरूर कटेगा आपका। बिल्कुल, आपकी ताकत होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई टीसीएस है, आपके पास कोई एचडीएफसी बैंक है या कोई आईसीआईसीआई या कोई अच्छी क्वालिटी का मिड कैप लेकर आप बैठे हैं तो कोई चिंता मत कीजिए। आपको अगले 15 दिन और मुश्किल भरे हैं वो निकालने हैं, ऊपर नीचे होगा, हो सकता है आप 16,200 भी देखें जी, पॉसिबल है, 16,200 16,800 के नीचे। मैं फिर सोच समझ के बोल रहा हूं, हो सकता है 16,200 भी देखें आप, उसकी तैयारी रखिए और उम्मीद कीजिए कि मैं 16,200 के बजाय 17,600 देखूं और वहां एग्जिट करूं। अगर एग्जिट करना है तो, हाँ। नहीं एग्जिट कर भाई, अल्टीमेटली ट्रेडर को तो एग्जिट करना ही होता है। सो आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे भी, वक्त लग सकता है बढ़ने में। पहले जैसे वी शेप रिकवरी नहीं आती, अब तो यू शेप मिल जाए तो बड़ी बात। करेक्ट सर, करेक्ट। सो आपको संयम रखना है, सावधानी रखनी है, लॉन्ग टर्म सोचना है, थोड़ा सा पोजीशन कम कर लेनी है और अच्छी क्वालिटी के शेयर में ये सोच लीजिए कि मुझे 20% 10% और नीचे देखना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ, मेरा प्राइस आएगा। अगर मेरे पास टीसीएस पड़ा है लाइफ टाइम हाई पे लिया है, एचडीएफसी बैंक पड़ा है लाइफ टाइम हाई पे लिया, उससे भी ऊपर बिकेगा। आपकी ताकत होल्ड करने की होनी होल्ड करने की बस, बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये दोनों बातों का ध्यान रखें और पोजीशन अपने रिस्क के हिसाब से ही रखें, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स। आइए सर फिर आज के संकेत समझाएं। ग्लोबल संकेत डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर हैं दीप, और एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, डीआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस भरा है, ट्रेंड नेगेटिव है। ओके, तो अब आज के बड़े सपोर्ट जोन बता दूं, 16,800 16,925 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम, स्पेशली गैप से खुलने के बाद, लेकिन अल्टीमेटली 16,625 16,700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दो सपोर्ट जोन दीप निकल कर आ रहे हैं इस बाजार के लिए। पहला सपोर्ट जोन 16,625 16,700 यहां रुकना चाहिए, अगर यहां से गए नीचे तो 16,200 16,300 के आसपास रुकेंगे। ये दो बड़े सपोर्ट जोन आ रहे हैं आपके लिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, 17,050 17,150 ऊपरी रेंज है जहां पर हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 17,200 17,350 प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की जगह है। 35,325 35,525 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन है आज के लिए, और इसके नीचे जाने के चांस कम है। मैंने फिर भी लिखा है 34,925 और 35,125 अगला मजबूत सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,900 36,025 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, वहां पर खुलने चाहिए। उसके ऊपर 36,350 36,650 एक वो रेंज निकल कर आती है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आपको आते हुए दिखेगी। ये सारे बड़े जोन आपके लिए। ठीक है सर। ट्रेडिंग रेंज 16,925 17,050 ये दिन की छोटी रेंज, इसके ऊपर ही खुलने की तैयारी है। 16,800 17,150 इनफैक्ट मीडियम रेंज के पास खुल रहे हैं, और बड़ी रेंज के तौर पर दीप 16,700 17,275 ये निकल कर आती है, जिस पर आपको रखना है फोकस। बैंक निफ्टी 35,525 35,975 इसके आसपास खुल सकते हैं शायद। 35,325 36,350 1000 पॉइंट की रेंज मान लीजिए एक तरह से,
ये बड़ी मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 35,125 से लेकर 36,650 की निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर। रेंज लेवल्स बड़े बड़े आ रहे हैं, और उसकी वजह आप समझ सकते हैं, अगर दिन के दौरान 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आए तो फिर रेंज तो बड़ी तो मेरे हाथ में नहीं, मैं तो देना चाहूँ, मैं तो कई बार तो 100-150 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन निकाल लेता हूँ, लेकिन अभी जैसा है वॉलेटिलिटी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है सर, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग बड़े हैं और पीसीआर भी बड़ा है, मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है। 66 से 71% हो गया। भाई एक लिमिट से बाद ऊपर एफआईएस खरीदेंगे नहीं जी। तो इंडेक्स में उन्होंने लॉन्ग शॉर्ट काटे हैं, थोड़े लॉन्ग बनाए हैं। सो एक तरह से आप कहने के लिए कह सकते हैं कि अच्छा है, सपोर्ट लेवल के आसपास, इसका मतलब यहाँ बेचना नहीं खरीदना, तो डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है, लेकिन फिर ऊपर में आपके लिए सप्लाई का भी चांस रहता है, तो न्यूट्रल है। पुट कॉल रेशियो अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, 0.89, लोअर लेवल से आपको रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग देगा ही, तो पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। एक्चुअली दीप, ये पुट कॉल रेशियो है ना, मंदी के मार्केट वाला हो गया है। हाँ सर। तेजी के मार्केट वाला पुट कॉल रेशियो तो है ही नहीं। Absolutely. मंदी के मार्केट में ऐसा पुट कॉल रेशियो देखने को मिलता था, यही है, पता नहीं, मतलब यही खास बात है दीप, हर साल मार्केट में कुछ नया सीखने को मिलता है, हर साल नया सीखने को। 0.89, अगर आप मुझे कभी ऐसा आज से 3-5 साल पहले कभी ऐसे आंख बंद करके पूछते थे 0.84 पुट कॉल रेशियो मार्केट का बेरिश, अब कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई ऊपर से 6-7% गिरा, लेकिन वो बेरिशनेस वो वाली है जो 7,500 की निफ्टी की होती है। बिल्कुल। और वो चाहिए। जब तक लोग क्या शॉर्ट करें, क्या बेचें, सब कुछ जीरो कर दें और निफ्टी 16,000 आ जाएगा और 15,000 आ जाएगा, उतनी बात नहीं करेंगे, तब तक बॉटम बनेगा भी तब नहीं। तक बॉटम नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि 18,600 पे हम में से किसी को नहीं लगा था कि 17,000 के नीचे आना है। जी। करेक्ट। सो इसलिए वो कॉन्सेंसस के विपरीत ही मार्केट आपको ट्रेड करेगा। बट एनीवे, तो फिलहाल ये डेटा है आपके लिए, विक्स 2% बढ़ा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी, जो संकेत आपको दुनिया भर से आ रहे हैं। जी ओके, तो ये है आपके लिए संकेत जहां तक लॉन्ग पोजीशंस का सवाल है। पीसीआर है और विक्स है। अच्छा, इंडिया विक्स कल 2% बढ़ा। यूएस में हमने 20% का उछाल कल उनके विक्स में आते हुए देखा था। पोजीशन सर, फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? 16,900 कल के लोस के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। 35,300 इस फॉल में 35,350 के आसपास का लो बनाए, वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, 35,327 का। उसके नीचे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है। वैसे कल क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। निफ्टी का 17,000 के आसपास दिया, 17,975 दिया था, लगभग उसके आसपास, तो वो शायद बच गया है। 17,950 दिया, सॉरी 16,950 दिया था। बैंक निफ्टी का ट्रिगर नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का ट्रिगर जरूर हुआ है कल के लेवल के हिसाब से। शॉर्ट साइड पर 17,225 इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और बैंक निफ्टी के लिए 36,350 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा आज इंट्राडे भी और क्लोजिंग। जिसको कम रखना है वो 36,000 के आसपास भी रख सकता है। ओके। जिसको लंबा रखना है 36,350, बाकी 36,650 भी निकल कर आता है। आपकी किस लेवल पर पोजीशन है शॉर्ट, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्वीक कर लें। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये तो रही मौजूदा पोजीशन। ट्वीट करें, ट्वीट ना करें। हाँ, ट्वीट मेरा हालांकि कोई करता नहीं है अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद ट्वीट, हम भी नहीं करते हैं। सिर्फ टारगेट लोग इतने इमोशंस तो रहने चाहिए, थोड़ा तो करना ही चाहिए सर। नई पोजीशंस, नई पोजीशन खरीदारी करने की राय है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में। कल के लोस के थोड़ा सा नीचे 16,900 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 17,050, 17,150, 17,200, 275, 325 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी। इंतजार करें, अगर मौका दे दे दिन के दौरान, आजकल किसी चीज से आप मना नहीं कर सकते, और अगर ऐसे में एक बढ़िया रेंज है जहां पर आए तो खरीदना चाहिए, वो है 16,700 से लेकर 16,800 के बीच। अगर निफ्टी आए, जो पैसिव ट्रेडर्स है आराम से अपनी रेंज में लेवल में खरीदना चाहते हैं, उनको 16,700 16,800 की रेंज में खरीदना चाहिए। वो रेंज पे नोट कर लीजिए। 16,600 का स्टॉप लॉस होगा, 16,925, 16,975, 17,025, 17,150 ये टारगेट हैं जिनके लिए आपको इस रेंज में खरीदारी करनी है। अब शॉर्ट करने की बात। कल दीप हमने जो शॉर्ट करने की रेंज दी थी 17,275, 17,350, परफेक्ट वहीं 17,325 से घूमा। आज भी रेंज वही ठीक है। ओके। 17,200 से मूड बनाना है। ओके। उस समय का मूड माहौल देखना है कि क्या है क्या नहीं है, और वहां पे आपको फिर शॉर्ट करना है। जैसे कल आपने देखा तो कल 17,300 था, आज 17,200। ना कल 17,275 से 2,300 से 275 से 400 की रेंज दी थी, 325 से घुमा है।
आज रेंज थोड़ी सी नीचे की है, हाँ। 17,250 से 17,350 की। ओके। 17,200 से सोचना शुरू करिए कि अब मैं बेचने की रेंज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। नॉट नेसेसरी कि वहीं पे आप दबा दें बटन। और जैसा कल बोला था कि मल्टीपल लॉट्स बेचने तो 200 पे बेचिए, 275 पे बेचिए, 350 पे बेचिए, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ का एडवांटेज मिल जाए। जिनको एक आधी बेचना है तो अब उस समय फॉर एग्जाम्पल कल आपने पूछा था प्रॉफिट बुक करना है 300-325 के आसपास Yes, था। sir. हमने कहा कर दीजिए, तब डाउ फ्यूचर्स नहीं गिरा था। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, लेके बैठे हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, अचानक से आपको डाउ फ्यूचर अगर 300 नीचे दिखता है, यही तो मौका है। यही मौका है। सो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये ध्यान में रखना जरूरी कि उस समय जिस समय वो लेवल पहुंचा है उस समय बाकी पैरामीटर्स में क्या बदलाव हो रहा है, क्या वैसे ही हैं या खराब हो रहा है। अगर समझो, अब आज समझिए अगर मजबूत हुए तो लेट से 17,250 आप पहुंचे, हाँ। और डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट्स ऊपर ही है, तो भी बेच सकते हैं। तो भी बेच अगर डाउ फ्यूचर 300-400 ऊपर हो जाए तो नहीं बेचना तो नहीं बेचना है। हाँ, ये हाँ, डिफरेंस करना हाँ, है। तो वहां आपको ये देखना है। और डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट ऊपर है, आप 17,300-350 पे पहुंच गए और डाउ फ्यूचर घट के एकदम से 100-150-200 ऊपर रह जाते हैं, तुरंत बेच दो। ये स्किल आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ट्रेड लेना, आप स्क्रीन पे बैठे। करेक्ट। सो आप जब ट्रेड करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। सिर्फ टेक्निकल पे करने वालों की अपनी एक वो स्किल्स है जी। हमें आता नहीं टेक्निकल, तो मैं डेटा देखकर मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो आपके लिए बेचने की बेस्ट जगह है 17,250, 17,350। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूं, मुझे पता है 17,500 का वहीं लगाना है। फिर भी जिसको छोटा लगाना हो 17,425 का लगा सकते हैं, लेकिन राय 17,500 की होगी ताकि ट्रिगर ना हो। 17,200, 17,150, 17,050 और 17,000 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय कल 35,300 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा दूर है। एक बार 36,000 के आसपास पहुंचेगा तो स्टॉप लॉस को हम और एक बार 36,000 के आसपास पहुंचेगा तो कल की क्लोजिंग के पर स्टॉप लॉस ले आएंगे। ठीक है, 35,900, 35,975 दो छोटे टारगेट हैं। फिर उसके बाद 36,025 का बनता है। 36,350 मीडियम टारगेट है। 36,550, 36,650 ये टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। दीप कल क्लोजिंग में हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी Yes, थी, sir. राइट। आखिरी 5-7 मिनटों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कई बार एवरेज होकर शायद ट्रिगर होना हो। अगर आपने कर दिया स्टॉप लॉस ट्रिगर तब तो कोई बात नहीं, अब वो तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं किया हो तो आज आपको एग्जिट मिलेगा। एक बार 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी जब आता है वहां पर उस समय उस कॉल का दाम हो, या तो वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले या वहां हल्का कर ले। 36,350 आता है तो वहां पर एग्जिट कर ले। मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूं ताकि उस समय जो भी कॉल का दाम हो आप कंप्लीट एग्जिट कर लें। ठीक, ध्यान में रखिए। क्लियर है सर। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये होगी राय। अब अगर आप रेंज में खरीदना चाहते हैं तो 35,325, 35,525 में आने दें बैंक निफ्टी को। ओके। अगर उस रेंज में आता है तो खरीदना है। यहाँ भी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर का है, 35,000 का है, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस निकल कर आ नहीं रहा। तो अगर आप 35,325, 35,525 की रेंज में खरीदना चाहें वहाँ एक चांस ले सकते हैं। 35,700, 35,900, 35,975 और 36,350 ये सारे टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी नीचे के लेवल पर। ओके सर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 36,350 और 36,650 इस 300 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट करें और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं 36,900 का। ओके। ये भी थोड़ा दूर है। तो बहुत दूर है सर। क्या करेंगे, अभी लेवल ऐसे ही आ रहे हैं दीप। अब कल आप देखिए बैंक निफ्टी ने 36,775 का हाई बनाया जी। मेरा लेवल 36,850 आता है तो मैं 36,900 का स्टॉप लॉस दूंगा 50 पॉइंट का मार्जिन रखकर। जी। अगर फिर भी आप कह रहे हैं छोटा करना है, चलो एक काम करो, दीप के बोलने पे 36,800 कर दो, इसको 100 पॉइंट नीचे कर लेते हैं। 36,800 का स्टॉप लॉस। बार्गेनिंग तो सब जगह होती है। थोड़ा 36,025 पहला टारगेट होगा और 35,900, जी, 35,700, 35,525 ये टारगेट है जिनके लिए बिकवाली करनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और बैंक निफ्टी से आपको बहुत प्यार नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट नफरत है, जिस तरह से बैंक निफ्टी गिरने में आगे रहता है, तो आप यहाँ भी बेच सकते हैं। और वो रेंज है 35,900 से 36,025, ये 125 पॉइंट की रेंज में। ये तभी बेचना है जब आप डाओ वाओ बाकी का मूड माहौल देखकर डिसाइड करें। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर अच्छा, इसमें एक और चीज़, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है ना, उनको खाली लेवल पे नहीं जाना है, उनको लेवल के साथ आसपास का माहौल देखना है। जो पैसिव ट्रेडर्स है वो लेवल पे ट्रेड कर लें, क्योंकि वो रेंज जनरली सेफ है ट्रेड करने के लिए मूड माहौल को देखते हुए भी। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनको उस वक्त की सराउंडिंग देखनी है भाई कि क्या चल रहा है ना। तो ये है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय। 36,150 का छोटा स्टॉप लॉस रखा है मैंने। 35,700, 35,525, 35,325 और 35,125 ये सारे टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ठीक है सर।
तो ये आपके लिए सारे लेवल्स अग्रेसिव अच्छा, ट्रेडर्स हाँ, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौके हैं। बिकॉल हाँ, दोनों को दे दीजिए, दोनों बस ठीक है, परफेक्ट है। इंडिया बुल्स हाउसिंग कोई बदलाव नहीं है, बैन में यही था और सिर्फ ये बना हुआ है। डेटा समझाएं सर, स्पेशली एफआईएस का, क्योंकि कैश में बड़ा सेल फिगर है बट लगातार दूसरे दिन दो ट्रेंड हम देख रहे हैं। एक तो डीआईएस की ऑलमोस्ट उतनी ही मजबूत खरीदारी और फ्यूचर्स में भी एफआईएस की ऑलमोस्ट उतनी ही मजबूत खरीदारी। नहीं, कल तो एक चीज क्लियर है, जो आखिरी आधे घंटे में गिरा है ना, वो तो ट्रेडर्स नहीं बेचा है। ट्रेडर्स ने बेचा, ओके। कोई भी एफआई कितना ही जोर लगा ले, दिन भर हरे में रखे, अच्छी मजबूती रखे, आधे घंटे में 5,000 करोड़ का नहीं बिकता। हाँ, ये तो है। हाँ, वो भी दिन भर खरीदने, कुछ तो खरीदा होगा तभी मार्केट मजबूत था। यस सर, करेक्ट। यस सर। तो वो तो बाय फिगर होना चाहिए, कायदे से देखा है। तो एफआई कैश में जो बिकवाली करे वो दिन भर धीमे 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 की होगी। तो लास्ट में आधा घंटे में गिरे क्यों भाई? डाउ फ्यूचर्स को देख के छोड़ दिया, मूड बिगड़ा। हाँ, कि भाई जाने दो, ट्रेडर्स ने बोला कि बढ़िया है। और जिस तरह से 17,300 से जोर से गए, वो डराने वाला था। तो उसमें ट्रेडर्स को लगा भाई कि, और हमको भी लगा 16,800 से 17,300 का एक तरफा करेक्शन आपका पूरा हुआ, उसके बाद वापस नीचे आना चाहिए। सो मेरे ख्याल से कल ट्रेडर्स काफ़ी कुछ हल्के हुए हैं। तो एक तरह से ये ठीक है कि एफआईएस की बिकवाली कैश में है, लेकिन एफएनओ में उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं। लगभग आप देखिए 5,500 करोड़ की बिकवाली कैश में है और 5,800 लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। तो बराबर मामला है। घरेलू फंड ने 5,350 करोड़ की बढ़िया खरीदारी की, तो ठीक है, मतलब डेटा इतने खराब नहीं है। डेटा इतने खराब नहीं, हाँ, खराब नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँगा अच्छे ही हैं। अच्छे ही। हाँ, क्यों अच्छे हैं? एफआईएस का न्यूट्रल है व्यू जी, घरेलू फंड दमदार खरीद रहे हैं और ट्रेडर्स हल्के हो गए। यही तो चाहिए। हाँ, यही चाहिए। चलिए, लेवल सर 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके आसपास हम बंद हुए हैं। 37 लाख शेयर पुट में, 24 लाख शेयर कॉल्स में। 17,000 के ऊपर सर उठाकर जी सकते हैं, थोड़ा नीचे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 17,200 तक की यात्रा दिखती है, 36 लाख शेयर वहाँ है, वहाँ से हम रिव्यू करेंगे। 17,150 17,200 से रिव्यू करेंगे, बाद में क्या कुछ होता है उससे पार किया तो 17,275 से 17,350 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी 36,000 ये ऊपर की तरफ रुकावट वाला लेवल है। 12 लाख शेयर कॉल्स में, 8 लाख शेयर पुट में, वहाँ पर आने पर हल्की फुल्की पोजीशन हल्की होती दिखेगी। नीचे सपोर्ट इमीडिएटली 35,500 पर है। और अच्छी बात है कि पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में अब ज़्यादा लॉन्ग बचे नहीं दी। बैंक निफ्टी में ये आराम है कि लॉन्ग्स कम है अब, तो इसलिए लेकिन डेटा ये बता रहे हैं आप 36,500 को अब पार करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं 36,350 के आसपास और इसके ऊपर शॉर्ट करने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हूँ। अंडरस्टूड सर। तो ये है आपके लिए आज का पूरा स्ट्रैटेजी, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। अच्छा सर, नजर आईपीओ मार्केट पर भी और टेगा इंडस्ट्रीज, क्या राय बनती है सर इस आईपीओ पर? कल इंटरव्यू के बाद भी आप काफी थोड़े इम्प्रेस भी थे मैनेजमेंट से, क्या राय देंगे सर इसमें? दीप, इस तेजी के दौर में कुछ कुछ बहुत बढ़िया कंपनियां बाजार के हाथ लगी है ना। डिक्सन, अंबर, वहां से शुरू करें, लेटेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, MTR, रूट मोबाइल, अच्छी अच्छी तरह की नई तरह की कंपनियां हाथ में लगी। उन्हीं में से एक ये भी है। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो मतलब दुनिया भर में माइनिंग का बिजनेस करने वाली जो कंपनियां, उनके लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स की पार्ट्स की ज़रूरत होती है बेसिकली, वो बनाने का। जैसे सपोज किसी कंपनी में काम करते करते कोई एक आम भाषा में नट बोल्ट गिर गया, और वो छोटा सा नट बोल्ट है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो आपका गया 2 दिन का काम। उसकी वैल्यू कम है जी, है ना, आएगा बहुत छोटा कम भाव का, क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, छोटा सा साइज का है, लेकिन उसके बगैर काम चलेगा नहीं। इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मैंने मेरे ना बचपन के ज़माने में एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम था मजदूर, राज बब्बर की पिक्चर थी। अच्छा। है ना। तो वो इंजीनियर होता है बेचारा, बेरोजगार सा इंजीनियर। उस समय तो बेरोजगारी वाली थीम सबसे ज़्यादा चलती थी है ना। तो वो ग्रेजुएट करके, वो मतलब इंजीनियरिंग करके निकला, उसको नौकरी नहीं मिली, तो कहीं उसको एक दिन ऐसे बुला लिया, कोई प्लांट बंद हो गया, तो वो गया, उसने एक मशीन के अंदर एक कील ठोकी और बोला 1,000 रुपये। बोले कील ठोकने के 1,000 रुपये? तो उसने बोला कि कील ठोकने का तो 1 ही रुपया है, 999 रुपये इस बात के कि कील कहाँ ठोकनी है ना। सो ये इस तरह का बिजनेस इस कंपनी का, कि आइटम छोटा है लेकिन हमारे बगैर काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर आता है। और अगर वहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स टाइमली सप्लाई कर दे कि आपका प्रोडक्ट मिलने की वजह से मेरा प्रोडक्शन रुका नहीं, फिर ले लो ना भाव, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरा 2 दिन प्रोडक्शन रुक जाए और मेरे $1,00,000 का नुकसान हो, मैं आपको $100 खुशी खुशी दूंगा। करेक्ट।
$1000 खुशी खुशी दूंगा। तो ये बिजनेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। ग्लोबल मायनों में एमएनसी बनने की कोशिश कर रही कंपनी। अब तक का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है बहुत ही अमेजिंग है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। डेट फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है। लगातार अपने जो एक्सपेंशन कर रही है इंटरनल पैसों से कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट लेवल पर डेट फ्री भी है। प्रोमोटर्स की समझ जबरदस्त है और मुझे इस तरह के प्रोमोटर्स बड़े पसंद आते हैं जी सर, जहाँ कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस और यंग जनरेशन का। इनके पिताजी ने कंपनी शुरू की थी, अब खुद देखिए कहाँ कहाँ से दुनिया भर में अच्छी हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आए और कंपनी को इंटरनेशनल बनाकर कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा काम का है ना। और यही कॉम्बिनेशन आपको आज आनंद राठी वाला जो आईपीओ खुलने जा रहा है उसमें भी मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश ब्लड जब दोनों आते हैं ना तो कंपनी कमाल करती है। सो इस लिहाज से ये सारा अच्छा है। वैल्यूशंस बहुत आकर्षक रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया वैल्यूशन है। इन्होंने जगह छोड़ी है लिस्टिंग पे पैसा बनाने की, ये बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि मैं बताऊं आपको कि अगर ये आईपीओ थोड़ा और मतलब 453 रुपए के बजाय सपोज 600 रुपए कर देते तब भी अच्छा बढ़ता, तब भी अच्छा था। हाँ, क्योंकि साइज छोटी है, छोटी साइज के आईपीओ में सबका इंटरेस्ट होता है। लेकिन इन्होंने अपनी छोटी साइज को समझते हुए इन्होंने वैल्यूशन उस तरह से रखें ताकि लोगों के लिए जगह छूटे। क्योंकि एआई इंजीनियरिंग इनका प्रोमोटर क्या क्लियर है। हाँ, एआई इंजीनियरिंग के सामने इन्होंने अपनी वैल्यूशंस को काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा है। नो डाउट एआई इंजीनियरिंग इनसे लगभग आप कह सकते हैं 3 से 4 गुना बढ़ा है ना साइज के लिहाज से। सो आपने जगह छोड़िए, उस हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया है। और इसलिए मेरी राय ये है लिस्टिंग पर भी बड़ा पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म भी ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेगेटिव क्या है? कुछ है। एक 3 प्लांट बाहर है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में है, कहीं 3 जगह हैं बाहर। तो ग्लोबल प्रेजेंस का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। और स्पेशली ये सारी कंपनियां, ये सारी कंट्रीज ऐसी है जो छोटी हैं। माइनिंग अब सब बड़ी कंट्रीज में तो माइनिंग खत्म ही होने, ऑस्ट्रेलिया में सॉरी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो थोड़ा सा वो एक रिस्क रहती है ग्लोबल प्रेजेंस की। फायदे तो रिस्क भी है। एक ही नेगेटिव है, साइज बहुत छोटी है और कंपनी पुरानी है। अगर इतनी पुरानी कंपनी अब तक साइज में नहीं पहुंची तो आगे कितना पहुंचेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। यही एक इनको प्रूव करना है कि हम अब तक छोटे लेवल पर कर रहे थे काम, प्रोमोटर अपने लेवल पर कर रहे थे, ठीक है। अब पब्लिक बनने के बाद भी क्या हम और कंपनी को बड़ा बना सकते हैं, बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं, ये प्रूव करना। बस एक ही है कि क्या छोटे से आप बड़े हो सकते हैं। और इसका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी। तो लंबे समय के लिए भी और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी दोनों में पैसा लगाया। क्लियर है सर, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए पैसा लगाएं। टेगा इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ खुल रहा है आज। आइए फिर आईपीओ एक्शन है भरपूर, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही आज की खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये भी जान लेते हैं मानसी, वरुण, कुशल और आशीष के साथ। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक तो नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर आज के लिए फोकस रहेगा। इसके अलावा आज से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी होने जा रहा है। साथ ही हडसन एग्रो पर नजर रखें, बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर और अदर बिजनेस मैटर्स को लेकर और कुछ प्लान्स के उद्घाटन को लेकर चर्चा होती हुई और उद्घाटन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा धर्मजी मोरारजी आज से एनएसई पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 1 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और हो सकता है कि दोपहर को उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हुई दिखे, तो इस पर भी नजर रखें। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आज की अहम खबरें जहां पर रखनी है नजर। आइए फिर खबरों की शुरुआत करते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो 7 और स्टॉक्स एफएन में शामिल हो जाएंगे, तो लिस्ट और लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बलरामपुर चीनी, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, एनबीसीसी, रेन इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और टाटा कम्युनिकेशन। जनवरी सीरीज से ये और 7 स्टॉक्स है जो एफएन में शामिल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? अनिल जी, बस 200 पहुँचने वाले लगता है, अभी तक 210 के आसपास। अच्छा, मैं जनवरी में 10 नहीं, जनवरी नहीं, टोटल एफएन 180 प्लस 10 190 190। अच्छा, ये नए नए जो हर महीने जुड़ रहे हैं, इनको याद कैसे रखे कौन कौन सा आ गया? नहीं, इसका बहुत कोई मुश्किल है फॉर्मूला? सर। कोई फॉर्मूला? सर शीट पे ट्रैकिंग चल रही है तो वो मैं करता रहता हूँ। उसके अलावा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। मैं सोचा था, पहले मैं सोचा कि अगर आप बोले, मैं सोचा दीप को दे दूं। दीप ने पहले ही बोल दिया बहुत मुश्किल है। कोई आउटसोर्स करना चाहे आप में से तो हमारे दर्शकों में से किसी को दे। अब मुश्किल काम है, हर बार नए नए आते हैं। बहुत मुश्किल है। हम तो ट्रेडर्स आईडी में कैश का स्टॉक लेते हैं, 10 बार देखना पड़ता है कि एफएनओ में तो नहीं पहुंच गया। हाँ, करेक्ट। चलिए बढ़िया। वो तो आप बहुत सावधानी से करते हैं वो शो, तो मैंने देखा है, बिल्कुल ठीक बात है।
चलिए, तो बाकी न्यूज़ में शुगर स्टॉक्स, प्राज इंडस्ट्रीज और ओएमसीज को रखिएगा नज़र पे, क्योंकि आज से इथनॉल की जो कीमत है उसमें 2.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास का इजाफा हो चुका है। 10 नवंबर को इसका ऐलान किया गया था, फैसला किया गया था बेसिकली। फर्टिलाइज़र कंपनीज पे नज़र रखिएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि साल 2021-22 में फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है वो रिकॉर्ड पे पहुंच सकती है, दुगनी हो सकती है बजट रेट से, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी पहुंच सकती है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से कम्युनिटी की कीमतें बढ़ रही है उसके चलते फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एनएमडीसी आज से आयरन और फाइन्स की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की गई है। 200 रुपये प्रति टन के आसपास की कटौती जो है वो फाइन्स की कीमतों में की गई है, और लम्स की कीमतों में 700 रुपये प्रति टन के आसपास की कटौती की गई है। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ जो है 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। प्राइस बैंड 405 से 425 रुपये का है। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज की कुछ अहम खबरें जहां पर रखनी है नजर। आइए, कुशल भी है हमारे साथ बताने के लिए किस तरह का फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन बाजार में होते हुए दिखाए। कुशल बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 29 नवंबर को करीब 66,400 शेयर जो हैं बेचे हैं। अब एसबीआई की जो कुल होल्डिंग है वो 5.4% हो गई है इस कंपनी में। डीसीबी बैंक, आई शेयर्स कोर इमर्जिंग मार्केट मॉरिशस कंपनी ने यहाँ पर लगभग 16 लाख शेयरों की बिकवाली की है 82.3 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। और गो फैशंस, आप देखिए कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और काफ़ी सारे नमूरा के फंड्स ने 10 लाख शेयरों की लगभग खरीदारी की है, कुल 1278 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर। प्रमोटर एक्शन में फर्मेंटा बायोटेक, जहां पर प्रमोटर ने लगभग 42,000 शेयरों की खरीदारी की है 29 नवंबर को। साथ ही एलजी वाला, यहां पर भी प्रमोटर ने लगभग 1.8 लाख शेयरों की बिकवाली की है। इक्विटी के टर्म से 0.57% है 8 से 10 नवंबर के बीच। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज के कुछ प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन भी। आइए जान लेते हैं ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ब्रोकरेज हाउस का फोकस जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है ऑटो सेक्टर पर नजर आ रहा है। मारुति पर देखिए रिपोर्ट्स आई हैं कि कंपनी की तरफ से आया कि दिसंबर में जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल का 80 to 85% ही रहेगा। इसके बाद देखिए गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट जारी की, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, हालांकि टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं। 9,000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। 7,068 रुपये की कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8,728 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 8,546 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, स्टॉक करीब 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य काटा है, हालांकि थोड़ी सी कटौती की है, 2470 से घटाकर 2400 रुपये कर दिया है। 2450 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य ज़्यादा दे रहे हैं 2,981 रुपये का। बजाज ऑटो, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं, ये खरीदारी किराए के साथ 4,476 रुपये का लक्ष्य दिया है। 3,240 कल की क्लोजिंग है। टीवीएस मोटर्स भी देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है उसे एडजस्ट किया है, 464 रुपये से बढ़ाकर 604 कर दिया है। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 686 रुपये की है और नोमेरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और करीब 560 रुपये का लक्ष्य दिया है। लेकिन आज की सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो आई है वो सीएलएसए की तरफ से है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक के ऊपर एक पूरा एनालिसिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो वैल्यूएशन डिस्काउंट जो है करीब 30% का है, लेकिन लंबा समय लगेगा एक्सिस बैंक को इस डिस्काउंट को ब्रिज करने के लिए। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर कन्विक्शन ज़्यादा है। हालांकि दोनों स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस काफ़ी ऊंचे दिए हैं। सीएलएसए जो है एक्सिस बैंक पर खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1,080 रुपये का लक्ष्य दिया है और आईसीआईसीआई बैंक पर अगर आप देखें तो 1,100 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं खरीदारी किराए के साथ। टाइटन यहाँ पर नजर रखिएगा, मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3,000 रुपये का लक्ष्य दिया है, 2,375 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कंपनी ने जो गाइडेंस दी है 10% ज्वेलरी ग्रोथ और करीब 12 से 13% के मार्जिन जो आगे जाकर बरकरार देखने को मिलेंगे। और फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति हो रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते उसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल बिक्री पर नहीं देखने को मिल रहा है। HCL टेक, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,400 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में इक्विटास होल्डिंग्स, यहाँ पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 121 कल की क्लोजिंग है, 170 रुपये का लक्ष्य दिया है।
ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स और इंटरेस्टिंगली आज सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। अच्छी आई हैं, हाँ, सारे टारगेट्स और स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें टारगेट भर भर के मजबूती वाले आते दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक है जो अभी आपने डिस्कस किया, मारुति। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स जो इस कंपनी में था इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, वो मुझे लगता है कि प्राइसिंग हो चुका है। जो नेगेटिव्स थे वो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस का था, जिससे कॉस्ट हाई हो गया था फॉर द व्हीकल। ये मुझे लगता है कि एब्जॉर्ब हो गया मार्केट में। मार्जिन प्रेशर थे बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस राइज, तो उन्होंने इनका जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज किया। कमोडिटी प्राइसेस भी पीक आउट हो चुके हैं, तो दिस ऑल्सो इज आउट ऑफ द वे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चिप शॉर्टेज का इशू था, बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा था, इवन नेक्स्ट मंथ भी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, पर आई थिंक दिस शुड गेट सॉर्टेड आउट इन द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 months। आई थिंक इट शुड इम्प्रूव। तो ये भी जो नेगेटिव है, दिस ऑल्सो विल बी आउट ऑफ द वे। और लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये तो रेप्लिकेट करना मुश्किल ही है। आई थिंक इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर कंपटीशन। और आगे जाके इन द नेक्स्ट 2 to 4 months काफी नए लॉन्चेस होंगे। इसमें हाइब्रिड भी आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी लॉन्च होगा। तो आई थिंक दिस विल बी अ मेजर किकर फॉर मारुति। तो शॉर्ट टर्म में मेरा जो टारगेट है इसमें 7,800 का है, और लॉन्गर टर्म में मेरा जो टारगेट है 10,200 का। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति में खरीदारी करने की राय अमरीश सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो मैं दे रहा हूं। उससे पहले जो अभी आपके जमाने की पिक्चर की बात कर रहे थे अनिल जी, वो मूवी थी मजदूर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिलीप कुमार जी भी थे उस मूवी के अंदर। तो मैंने नाम तो बोला था, मैंने बताया तो था मजदूर है। वो सुन के बोले आप ही के, मतलब सुना नहीं था। नहीं अनिल जी, सुना नहीं था, मैंने तो सिर्फ वो सुना था, वो आपने जो डायलॉग बोला था हीरो वाला ना कि ये कहाँ हथौड़ा मारने के वो हैं। हाँ, नाम नहीं सुना था अनिल जी मैंने। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ आपको ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम का। अरे आपकी टाई का है बंसल जी आज? फ्राइडे मूड में है सर। अनिल जी यहाँ पे अनिल जी काफी सर्दी है, तो ये एक वुलन पहना हुआ अनिल जी मैंने प्योर बिना टाई के। ओके, चलिए बढ़िया। बताइए सर अपनी गर्मा गर्म पिक। अनिल जी मेरे को पसंद है अनिल जी सिंजिन ने कल की मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा था। थोड़े से वॉल्यूम्स कम है, तो थोड़ा सा देख के काम करना है। सिंजिन अच्छा लग रहा है। 584 584 का स्टॉप लॉस है, 616 616 के टारगेट के लिए सिंजिन है मेरा पिक ऑफ द डे। 596 पे करनी है खरीदारी सिंजिन। ये भी अब वायदा कारोबार का हिस्सा बन चुका है। आजकल जब भी ऐसे स्टॉक मिड कैप्स आते हैं तो हम पहले चेक कर लेते हैं भाई एफएनओ में आ गया है या नहीं आ गया। तो आ गया है बंसल जी के पिक सिंजिन। मोदी जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए इसमें कल के सेशन में तो बाइंग आई, लेकिन मंडे के सेशन में जिस तरह के रिवर्सल्स देखने को मिले, 200 डेमा का ब्रेकडाउन देने के बाद स्टॉक में लास्ट में बाइंग देखने को मिली और 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। और कल के सेशन में बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। लास्ट 4 दिन के अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो कल सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। आज के लिए हमें लगता है 177 के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 164 का होगा। यहाँ पर मैं पिक ऑफ द सीरीज में भी मैं इस स्टॉक को चुनना चाहूंगा। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ से बढ़िया रिवर्सल देखने को मिलेगा। पूरी सीरीज के लिहाज से 188 के टारगेट्स एफएसएल में नजर आएंगे। पिक ऑफ द सीरीज के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 159 का। 77 188 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी फर्स्ट सोर्स लिमिटेड एफएसएल में। कुणाल जी भी है तैयार। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मुझे सबसे पहले तो ये जो बंसल जी ने लाल शर्ट अपने कॉलेज के दिनों की पहनी हुई है, इसको देखकर अनिल जी कुछ ना कुछ संदेह हो रहा है। आपको भी हो रहा है क्या अनिल जी? मुझे तो कॉलेज जाने पे संदेह है। आप तो शर्ट की बात कर रहे हैं, एक बार आप सर्टिफिकेट चेक करिएगा।
बताए सर, सुबह सुबह बंसल जी की टिकट फट गई मेरा मतलब। बंसल जी कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बताए सर अपनी पिक। अनिल जी, खरीदना है नारायण हृदयालय को। कल हमने देखा, कल के ट्रेड में जबरदस्त मूव आता हुआ स्टॉक में दिखाई पड़ा। मुझे लगता है अनिल जी, ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस 580 पर 580 रुपए पर रखें। पहला टारगेट 625 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 650 रुपए का है। तो नारायण हृदयालय में खरीदारी की राय। के हॉस्पिटल स्टॉक्स में है भरपूर एक्शन, भले ये दिल का अस्पताल हो, हार्ट वाला, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स में एक्शन भरपूर है। 580 के स्टॉप लॉस से खरीदें 625 650 के टारगेट के लिए। वागले साहब भी तैयार है अपनी पिक के साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा नवीन फ्लोरिन। कल जिस तरह से प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है आज भी मूव होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन मूव आनी चाहिए। 3741 का बंद है, 3680 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे 3900 तक के टारगेट्स आज और कल में दिखते हैं। नवीन फ्लोरिन कल का स्टार परफॉर्मर, और कल भी वागले साहब ने बाजार खुलते सबसे पहले इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और जबरदस्त एक्शन इसमें वहां दिखा भी। आज फिर से भरोसा बरकरार और कल हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखा ये शेयर। मजबूती के मूड में है डाउ फ्यूचर्स, जबरदस्त तेजी का माहौल यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। 135 अंक, जबरदस्त तेजी गलत बोल दिया है, ठीक ठाक, मतलब हरे निशान 700 गिरने के बाद 135 ज्यादा नहीं है। हाँ, तो लेकिन हरे निशान के, हाँ, जबरदस्त तेजी का माहौल एसजेक्स निफ्टी में आधा % मजबूत है और बाकी एशिया के बाजारों में भी हरे निशान के साथ आज कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आइए स्टॉक्स जो एक्शन में है उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए खबरों के लिहाज से। 7 और स्टॉक्स नए शामिल हो रहे हैं इस सीरीज में। मुदित जी, नाम मैं बता देता हूं, आपको कौन सा पसंद है आप आराम से ढूंढ के तैयार करके रखिएगा। बलरामपुर चीनी, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, एनबीसीसी, रेन इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्री और टाटा कम्युनिकेशन। इनमें से चार्ट्स के हिसाब से आपको जो पसंद आए वो आराम से देखिएगा। तब तक एक बार अमृतसर से इस बात पर राय ले लें। 10 नवंबर को फैसला हो गया था, कल लागू हुआ है अमृतसर। इथेनॉल की कीमतें आज से 2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ेगी। शुगर या फिर इथेनॉल से जुड़े कोई शेयर आपको पसंद है? शुगर जो स्टॉक्स मुझे पसंद है जो इथेनॉल से भी जुड़े हैं, इन दिस माय टॉप पिक तो क्लियरली बलरामपुर चीनी रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस अपना इथेनॉल का, इनको स्ट्रेट अवे बॉटम लाइन पे इनका इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक वन शुड लुक एट बाइंग बलरामपुर। खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त है। एनएमडीसी, जरा मोदी जी इसके चार्ट्स देखिए। सॉरी, मोदी जी को तो पहले से काम पे लगा रखा है। सॉरी मोदी जी, आप अपना काम चालू रखें तब तक एक बार बंसल जी जरा एनएमडीसी के चार्ट्स देखिए। आयरन ओर की कीमतें आज से 200 रुपये घटी है फाइन्स में, और लंप आयरन ओर के, हाँ, और फाइन्स की कीमतें 200 रुपये और लंप की कीमतें 700 रुपये घटी। थोड़ा रिडक्शन आया है प्राइसेस में। जरा चार्ट्स देखिए एनएमडीसी के सर। देखिए अनिल जी, एनएमडीसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है। इसने 133 का एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है और काफी समय बाद तोड़ा है। ट्रिपल बॉटम था ये स्टॉक का, तो यहाँ पे बिखवाली की राय है। ऊपर में 135 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और नीचे में पहला टारगेट 128 से लेकर 129 का जोन बैठता है। अगर ये लेवल्स टूटेंगे तो 125 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बताइए मोदी जी, कुछ पसंद आ रहा है आपको? ये जो आज से मतलब आज जो इन लिस्ट आई है 7 शेयरों की, जनवरी से जो वायदा कारोबार में आ जाएंगे, उनमें से क्या पसंद है? देखिए अनिल जी, उनमें से जीएनएफसी हमको पसंद आ रहा है। जीएनएफसी के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव बने हुए हैं। 390 और 400 के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है। लास्ट 6-7 सेशन से वहीं पर ये काउंटर जाता है और वहां से बढ़िया बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिलता है। और लास्ट 3 सेशन से तो जिस तरह का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये काउंटर दिखा रहा है, जहां मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है लेकिन ये स्टॉक किसी भी दिन नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज नहीं हुआ है और स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मूव भी नजर आ रहा है। तो हमें लगता है जीएनएफसी में यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 455 से 460 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 405 का। जीएनएफसी बिल्कुल सही चुना सर। आज फर्टिलाइजर शेयरों में खबर भी है और 2021-22 के लिए अब तक की सबसे रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है। करीबन 1.5 लाख करोड़ की ये सब्सिडी होगी और बजट में जो ऐलान किया था सब्सिडी का, उसके मुकाबले में दुगुना सब्सिडी हो सकती है। ये खबरें आज अखबारों में आती हुई दिख रही है। कितनी सही है कितनी गलत है पता चलेगा, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से खबरें अच्छी है। अमृतसर कोई फर्टिलाइजर स्टॉक पसंद है आपको या जाने दें?
नहीं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अभी भी लेना चाहिए। जो जो अभी आपने रेकमेंड किया जीएनएफसी, आई थिंक दिस इज आल्सो माय पिक। तो जीएनएफसी तो श्योरली इस लेवल पे भी लेना चाहिए। ओके, जीएनएफसी में कर सकते हैं खरीदारी। ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जहां पर आप एक मौका देख सकते हैं खरीदारी करने के लिए आज से। स्ट्राइड्स फार्मा, कुणाल जी इसके चार्ट देखिए, लगातार ये स्टॉक कमजोरी रहा है। थोड़ा बीच में ऐसा लगा कि हिलने की कोशिश कर रहा है। कल फिर से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 66,000 शेयरों की बिकवाली की। वैसे देखा जाए तो 66,000 शेयर ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी बिकवाली तो की है। चार्ट पर क्या है सीन, जिनके पास से बने रहें या निकल जाएं। वैसे मैं बता दूं एसआईपी स्टॉक में हमने इसे रिकमेंड भी किया था, वहाँ से प्रदर्शन इसका बड़ा खराब रहा है। देखिए, कमजोर चार्ट है अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि एक सपोर्ट था इस स्टॉक के लिए 550 का, वो भी भंग होता हुआ नजर आ रहा है। ये 550 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब जो चार्ट पर मुझे बड़ा सपोर्ट नजर आता है वो सीधा 405 410 के आसपास है। तो यहां से भी 10% की गिरावट बिल्कुल इसमें संभव है। तो खरीदारी की तो खैर कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल वेट एंड वॉच करें। इससे और बहुत बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, निकल ना पाए हो, मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर एवरेज करें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। ओके, नीचे के लेवल पे एवरेज करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। गो फैशंस, ये एक और स्टॉक है जिस पर अमरीश सर आपको राय देनी है। कल ही लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद कुछ फंड्स हैं न्योमुरा ग्रुप के जिन्होंने 10 लाख शेयर कल खरीदे हैं। 1277-78 के आसपास स्टॉक, लगभग 1250 के आसपास लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन जो हमारा अंदाजा था उसके आसपास ही बंद होता हुआ दिखा है। जिन लोगों को अलॉटमेंट तो हार्डली किसी को लगे होंगे, खरीदना चाहिए इन लेवल पे 1250 पे या इंतजार करें? नहीं, इस लेवल पे थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाना, क्योंकि इट इज मोर देन फुली प्राइस, काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। तो जो लकी अलॉटीज है, तो उनको तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे एटलीस्ट दे शुड बुक आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट और वेट करें नीचे के लेवल के लिए टू बाय बैक। 10:45 पर गौतम सरावगी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, टॉप मैनेजमेंट गो फैशंस के। उनसे बात करेंगे हम लिस्टिंग के बाद। और अगर आपको लग रहा हो कि अरे ये 690 रुपए वाला इशू नीचे कैसे दिख रहा है भाई, 53 रुपए, ये तो ऊपर डबल हो गया, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये भी सही है। यहाँ पर जो पहले दिन जो भाव गिना जाता है वो लिस्टिंग प्राइस से गिना जाता है। लिस्टिंग हुई थी 1310-15 के आसपास कुछ ही थी, 1315 के, तो वहाँ से 4% नीचे इश्यू प्राइस से देखने तो चेहरे खिल उठेंगे। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट के हेडलाइंस के साथ।